गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 7 नवंबर 2020 है, दिन है सैटरडे। दिन की शुरुआत करेंगे सेंट ऑगस्टाइन के एक कोट के साथ। इट्स अबाउट हैबिट। हैबिट इफ नॉट रेजिस्टेड सून बिकम्स नेसेसिटी। यहाँ पर मुझे लगता है कि सेंट ऑगस्टाइन जो है वो इस कोट को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि अगर कोई बुरी हैबिट आपने उसको स्टार्टिंग के फेज में अगर आपने उस चीज़ को रोका नहीं तो वो चीज़ जो है वो आपकी एक मजबूरी बन जाएगी। सेम थिंग अप्लाइज विथ ए गुड थिंग। अगर कोई एक अच्छी हैबिट, अगर कोई अच्छी चीज़ आप आपके जीवन में ऐड करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग के टाइम पर कंसिस्टेंटली उस चीज़ को करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा बोर्डम फील होगा। आपका शरीर, आपका मन कहेगा कि नहीं करना है, छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, एंड थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। लेकिन ये सारे फेजेस में से अगर आप निकल गए, राइट, तो ये फिर आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। और ये किसी भी चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, राइट। कोई भी अच्छी हैबिट जो है वो ऐसे ही डेवलप होती है और उसके बाद ये आपकी एक लाइफ का एक पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगा। थिंक अबाउट इट। वैसे मैंने एक लिंक शेयर की थी, आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पर। एक मेरे फ्रेंड की कॉलेज है, तो कॉलेज स्कूल तो पूरा एक ग्रुप है उनका। तो उनके स्टूडेंट्स के साथ मैंने डिस्कशन की थी हैबिट के ऊपर। ये आपको हैबिट डेवलपमेंट में बहुत काम आ सकता है। इफ़ यू वांट देन आई कैन। अगर आपने उस डिस्कशन को नहीं सुना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको वो लिंक जो है वो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आपको बहुत काम आएगा वो। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। डियर फ्रेंड्स, ये आर्टिकल जो हैं ये मैंने कुछ सोर्सेस में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करके एक चीज़ आपके लिए, एक टॉपिक आपके लिए तैयार किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद 2 आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं और कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। बिग दिवाली सेल इज़ ऑन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिग दिवाली सेल में आपको हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप दिवाली 10 का इस्तेमाल, ये कोड है, इसका इस्तेमाल करेंगे देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और 17 नवंबर तक ही ये वैलिड है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। इंडिया मालदीव्स रिलेशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब माइक पोम्पियो हमारे देश में आए थे तो उस टाइम पर भी वो गए थे मालदीव्स, इज इट? तो दिस इज़ वन रीज़न। वहाँ पर जाकर मालदीव्स में उन्होंने, मालदीव्स के अलावा वो और 2 देश भी गए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट माइक पोम्पियो, यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर, आप समझ लीजिए। तो बताइए कि 3 देशों में गए थे भारत को छोड़कर, और 3 देश। तो एक तो है मालदीव्स, बाकी के 2 देशों का नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आपके लिए एक आज का प्रश्न है। तो माइक पोम्पियो जब मालदीव्स की यात्रा पर गए तो उस टाइम पर भी उन्होंने सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हम मालदीव्स इंडिया के रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आज हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्रृंगला साहब जो हैं वो आज 2 दिनों की यात्रा पर मालदीव्स जाने वाले हैं। तो हो सकता है कल और परसों हमें इसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने को मिले। तो मैं आपको ओवरऑल स्पेक्ट्रम भारत और मालदीव्स के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया यहाँ पर है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये है मालदीव्स आइलैंड, इजंट इट? ये छोटे छोटे आइलैंडों से बना हुआ एक देश है मालदीव्स। और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और मैप है, एज यू कैन सी हियर डियर फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिए, इक्वेटोरियल चैनल, या फिर आप इसको कहते हैं 0 डिग्री चैनल, राइट। तो ये 0 डिग्री चैनल जो है वो भी मालदीव्स से पास होती है। ऐसे प्रश्न आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में, या फिर आने वाली कोई भी एग्जामिनेशन जो है उसके प्रीलिम्स में आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर एक है वेमाडू चैनल और दूसरा है कार्दिया चैनल। ये इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, कार्दिया चैनल, वेमाडू चैनल एंड इक्वेटोरियल चैनल। तो इक्वेटोरियल चैनल के ऊपर तो पास्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, पूछा जा सकता है फिर भी, लेकिन ये दोनों जो हैं, ये नाम थोड़े हम यूज टू नहीं है, लेकिन ये नाम भी आपको याद रखने हैं कि
कार्दिया और वेमाडू चैनल के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो कौन से देश में है ये, तो इट इज़ इन मालदीव्स. कीप दिस थिंग इन माइंड. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, राइट, इंडियन ओशियन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओशियन है. बहुत सारा तेल, बहुत सारा ट्रेड, राइट, ऑयल है, ट्रेड है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडियन ओशियन एक बहुत ही बिजी ओशियन है, नो डाउट. और जिस प्रकार से एशिया जो है वो इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, राइज ऑफ एशिया इन 21st सेंचुरीज है, तो यहाँ पर भारत है, चाइना है, दूसरे देशों में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है. तो इसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. और मालदीव्स एक प्रकार से आप कह सकते हैं टोल गेट की तरह है, राइट. एक मालदीव्स की पोजीशन जो है वो एक टोल गेट की तरह है. मालदीव्स जो है ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उसमें से एक हैं मालदीव्स. तो बहुत सारे ऐसे शिप्स जो होते हैं जो लेट्स से कि ऑयल के शिप्स जो हैं जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजर कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो मालदीव्स में एक स्टॉप लेंगे और यहाँ से फिर जाएंगे दूसरी जगह पर, राइट. सेम थिंग. तो ये कौन सी जगह है? दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज. लेट मी राइट इट डाउन. हॉर्मज या फिर हॉर्मूज इसको कहते हैं, HORMUZ. फिर ये हैं यहाँ पर ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड बाबल मंदेब. तो यहाँ से भी आपको पता होगा कि रेड सी से सुएज कैनाल और सुएज कैनाल से डायरेक्टली आप पहुँच जाते हैं मेडिटेरेनियन सी, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, राइट. इटाली और ग्रीस और ये सारे देश जो हैं वहाँ पर से आने वाला सामान, यहाँ से जाने वाला सामान जो है, फॉर एग्जांपल चाइना से कोई चीज़ जो है वो शिप पे निकली है तो इट विल टेक ए होल्ट हियर, देन इट विल गो एंड देन तो मालदीव्स जो है ये एक बहुत ही बिजी जगह है, टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है. और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका. तो यहाँ से आने वाला सामान हो, यहाँ से आने वाला, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो मालदीव्स में एक स्टॉप लेते हैं. तो दैट्स वाई मालदीव्स इज़ लाइक ए टोल गेट. अब इतना ज़्यादा व्यापार हो रहा है, ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड जो है वो यहाँ से गुजरता है, तो मालदीव्स भी इम्पोर्टेंट है, इंडियन ओशियन भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडियन ओशियन जो है ये काफ़ी सिक्योर रहे. भारत और मालदीव्स के रिलेशन की बात करें तो लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कॉमर्शियल, ये कुछ स्पेक्ट्रम है. अगर आप एक इंद्रधनुष बनाएं तो ये सारे अलग अलग कलर्स भारत और मालदीव्स के रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेंगे. लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कॉमर्शियल, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर भारत और मालदीव्स के हिस्ट्री की बात करें तो 1965 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया कि मालदीव्स एक अलग देश है. 1988 में जब वहाँ पर कुछ ग्रुप्स ने मिलकर मालदीव की जो लेजिटिमेट सरकार थी उसको गिराने की कोशिश की, कू करने की कोशिश की, उस टाइम पर भारत जो है वो डिफेंस असिस्टेंस देने के लिए भी तैयार था और वहाँ पर पहुँच भी गए थे, राइट. भारत ने एक ऑपरेशन भी किया था. फिर 2004 में जब सुनामी आई तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले मदद करने वाला अगर कोई देश था मालदीव्स की तो वो था भारत. 2014 में वहाँ पर वाटर क्राइसिस हुई. अब ये पूरा एक आइलैंड नेशन है तो वहाँ पर हर तरफ पानी है, लेकिन समंदर का पानी तो हम पी नहीं सकते. तो वहाँ का जो मेन फिल्टर प्लांट है, आई थिंक वो उनके कैपिटल माले में है, और वो बिगड़ गया था. तो इसकी वजह से पानी को लेकर, पीने के पानी को लेकर काफ़ी एक क्राइसिस हो गई थी. तो उस टाइम पर मुझे याद है कि 2014 में मैं ये खबर पढ़ी थी कि हमारे जो नेवल शिप हैं वो वहाँ पर पानी भर भर कर लेकर जा रहे थे और वहाँ पर पानी पहुँचाया. तो ये चीज़ें भले ही ऐसा लगे, लेकिन ये चीज़ें दिलों को छू जाती हैं, वहाँ के लोगों के दिलों को छू जाती है. और ये जो छोटी छोटी एक्ट्स होती हैं इससे ही एक दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप हैं वो डेवलप होते हैं और धीरे धीरे इम्पोर्टेंट बनते जाते हैं. मालदीव में बीच में एक ऐसी सरकार आई थी जो एंटी इंडिया थी. वो बहुत ही वहाबिज़म और सऊदी अरेबिया की विचारधारा और सऊदी अरेबिया की जो वहाबिज़म है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला था. और अगर आप किसी देश के पॉपुलेशन रेशियो को निकालें
कि कितने एक देश राइट और उस देश के लोग जो यंगस्टर्स हैं जिसने आईसिस को ज्वाइन किया, तो सबसे ज़्यादा आईसिस को ज्वाइन करने वाले लोग अगर कोई थे तो वो थे मालदीव्स के यंगस्टर्स। तो अब सोचिए कि कितना वहाँ पर ब्रेन वॉश हो गया होगा। और सऊदी अरेबिया आइलैंड खरीदने वाला था, अब एक आइलैंड नेशन है, छोटा सा देश है, ये कोई रशिया जितना बड़ा तो है नहीं कि थोड़ा ज़मीन का टुकड़ा किसी को बेच दिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रशिया भी नहीं बेचेगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी सरकार आ गई थी जिसने भारत के साथ रिलेशनशिप को बिगाड़ दिया, चाइना को यहाँ पर इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आइए और मिलिट्री सेटअप कीजिए एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो, कि आपकी नेवल शिप यहाँ पर हो तो हमें इश्यू नहीं है। और सऊदी अरेबिया को आइलैंड बेचने वाला था। फिर वहाँ पर करप्शन और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर वहाँ के लोगों ने भी मीन्स वहाँ के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट थे या फिर प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनको गिरफ्तार भी किया गया था। फिर वो वहाँ से निकल गए एंड आई थिंक ही इज़ लिविंग इन, वो फिर लंदन चले गया था, ऐसा कुछ था। तो बहुत सारे मीन्स एक पूरा एक 5 साल जो थे मालदीव्स में वो काफ़ी रफ थे मालदीव्स के लिए भी और इंडियन ओशियन के लिए भी। और 2015 में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो जाने वाले थे श्रीलंका, मालदीव्स, सेशल्स और मॉरिशस, ये 4 आइलैंड नेशन की यात्रा पर। और लास्ट मिनट में मालदीव्स जो है उसको कैंसिल किया गया क्योंकि वहाँ की सरकार, उस टाइम की सरकार जो थी वो बहुत ही नेगेटिव थी भारत के लिए। लेकिन उसके बाद एक नया बदलाव आया। नया बदलाव इसलिए आया क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ये बने प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। उनके इनॉग्रेशन में, शपथ विधि में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे। तो दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि अब जो भारत, ये जो मालदीव्स में सरकार आई है वो प्रो इंडिया है, वो इंडिया को अपना दोस्त मानती है, एक बिग ब्रदर मानकर चलती है। और प्रेसिडेंट सोली जो हैं वो फर्स्ट विज़िट पर भारत की यात्रा पर आए और उस विज़िट में भारत ने $1.4 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज डिक्लेयर किया। 5 सालों में $1.4 बिलियन जो हैं वो मालदीव्स को दिए जाएंगे और वहाँ के बच्चों के लिए 1000 स्कॉलरशिप्स भी डिक्लेयर की गई, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं जून 2019 में मालदीव्स की यात्रा पर गए और फिर से जब पीएम मोदी 2.0 मीन्स उनकी फिर से सरकार जब बनी तब वो फिर से मालदीव्स की यात्रा पर गए। और भारत का जो नेबरहुड फर्स्ट हैं वैसे ही मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी है, उसका नाम है इंडिया फर्स्ट। तो ये एक दूसरे के परफेक्ट मैच हैं, यू कैन से, एक एब्सोल्यूट सिंक में है, नेबरहुड फर्स्ट एंड इंडिया फर्स्ट। One of the key areas where India is assisting Maldives is connectivity and civilian infrastructure. वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी आवश्यकता है, काफ़ी पोटेंशियल है और भारत कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं तो उसको डेवलप कर रहा है। हमने कुछ $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी और दूसरी जो $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हैं वो दी। उसके बाद $100 मिलियन जो हैं वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए हमने डिक्लेयर किया। और वहाँ पर ब्रिजेस के माध्यम से, कोसवेज के माध्यम से, रोड्स के माध्यम से अलग अलग आइलैंड्स को कनेक्ट किया जा रहा है। और इसकी वजह से मालदीव्स की इकोनॉमी जो है उसको एक फिलिप यानी कि एक डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने काफ़ी काबिल तारीफ़ काम किया है। जो प्रोजेक्ट्स थे उसको टाइम पर उसका स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन किया गया, उसका टाइमली फॉलोअप लिया गया और जो कमिटमेंट था वो हाईएस्ट लेवल पर था कि काम जो लिया है, जो प्रोजेक्ट लिया है उसको टाइम पर सॉर्ट आउट करना ही और डिलीवरी करनी ही है। जो बातें की हैं उस बातों को, जो वचन दिया है उसका पालन करना है। राइट, वॉक द टॉक लाइक दैट। फिर एक सागर है, सागर इन द सेंस SAGAR, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। और भारत का ये कमिटमेंट है कि पूरा ये जो रीजन है इसमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अगर आपको कोई भी इश्यू है, राइट, यहाँ पर इस पूरे रीजन में कोई भी इश्यू है, आपको श्रीलंका को कोई इश्यू है, मालदीव्स को कोई इश्यू है डिफेंस रिलेटेड या फिर ऐसे कोई एक्सटर्नल थ्रेट है, तो भारत इज़ द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको चिंता की कोई, अब आप हमें बताइए, वी विल सॉर्ट इट आउट।
और भारत के नेवी जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। किसी भी डिफ़िकल्ट लेवल के कोई भी चैलेंज फर्स्ट क्लास आई वुड से। तो कोई भी ऐसे चैलेंजेस जो हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी क्षमता है, हमारी इंडियन नेवी जो है वो कैपेबल है। तो ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड हम करने वाले, मीन्स वी हैव सेड कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अगर आपको कोई भी चीज़ों की आवश्यकता है तो ये परफेक्टली ये सागर और नेट मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला जो एक कमिटमेंट है हमारा वो परफेक्टली फिट बैठता है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट मालदीव्स अप्रिशिएट्स। मालदीव इसकी काफ़ी इज्जत भी करता है और काफ़ी इसके मीन्स मालदीव्स को एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक 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 कंफर्टेबल फील होता है कि वी हैव इंडिया है, तो फिर यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का इश्यू जो है वो नहीं होगा। तो ये रिलेशनशिप है भारत और मालदीव्स के, और अलग अलग लेवल पर हम पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर वहाँ के लोगों की कैपेसिटी बिल्डअप करना, आईटी रिलेटेड प्रोग्राम हैं, हेल्थ केयर सेक्टर हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। और आई वुड से कि भारत और मालदीव्स के जो रिलेशनशिप हैं ये एक प्रकार का टेम्पलेट है। टेम्पलेट यानी कि एक प्रकार का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल या फिर रोल मॉडल है कि भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत नेपाल, राइट, ये सारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं ये भारत और मालदीव के रिलेशनशिप से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मूविंग ऑन डियर फ्रेंड्स, लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। एलिमोनी गाइडलाइंस। डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में एक अच्छी बात यह है कि जो एनरोलमेंट है, लड़कियों का एनरोलमेंट ये काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा लड़कियां स्कूल्स फिनिश कर रही हैं, स्कूल लेवल एजुकेशन फिनिश कर रही हैं, कॉलेज लेवल एजुकेशन फिनिश कर रही हैं, मास्टर्स कर रही हैं, बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही है। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, नो डाउट। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी जो हैं वो बहुत ही एक कम एज में करवाई जाती हैं, राइट, और एक बहुत ही छोटी एज में वो माता भी बन जाती हैं। और इसकी इम्पैक्ट जो हैं वो उस पर्टिकुलर लड़की के जो एक उनकी जो हेल्थ है, राइट, उसकी हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट होती हैं। और इसकी वजह से ये भी होता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग और वेस्टिंग के शिकार हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाना, बहुत ही कमज़ोर बच्चा। और फिर जैसा मैंने इससे पहले आपको कई बार एग्जांपल में बताया है कि एक बार ये बीमारी आपको हो गई तो फॉरएवर, राइट, जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक आप हमेशा एक प्रकार के डिसएडवांटेज में रहेंगे, क्योंकि आप फिज़िकली और मेंटली जो हैं वो वीक हो गए हैं, वीक हैं, क्योंकि फिज़िकली आपको जो जिस टाइम पर आप अपने मीन्स एक गर्भ में थे, एक बच्चा जो गर्भ में होता है तो उस टाइम पर उसको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो तो उसका फाउंडेशन ही वीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप उसको खाना पीना खिलाए तो वो एक कुछ वीकनेसेस अगर रह जाएगी तो वो फिर हमेशा रहेगी। एंड सेम थिंग इज़ के माल न्यूट्रिशन की वजह से अब तो ये भी प्रूव हो चुका है कि एक बच्चा जो है वो मेंटली भी वीक रहता है, वो पढ़ाई में इतना फोकस नहीं कर पाता है, वो इंटेलिजेंटली थोड़ा डिफरेंस रह जाता है उसमें। तो इसकी वजह से वो ना तो इतने ज़्यादा पैसे कमा पाएगा, ना तो कोई दूसरे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएगा, ज़्यादा बीमार रहेगा तो फिर ज़्यादा खर्च होंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो दिस इज़ द रीज़न कि वो हमेशा डिसएडवांटेज में रहेगा। अब मैरिजेस में ये भी होता है कि मैरिजेस जो हैं कई बार छोटी उम्र में मैरिज करवाया जाता है, फिर एक टाइम के बाद एक लड़की को पता चलता है या फिर एक लड़के को पता चलता है या फिर दोनों को पता चलता है कि हमारा तो जीवन हमने जिया ही नहीं, राइट, 16-17 ईयर की एज में मैरिज करवा दिए। और जब वो मैच्योर होते हैं तब उनको लगता है, और फिर झगड़े होते हैं, देन मेनी ऑफ देम दे ड्रिफ्ट अपार्ट, वो अलग हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इश्यू होता है महिलाओं को, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट ने, कोर्ट्स ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 है, जिसमें ये कहा है कि स्टेट्स जब चाहे जो चाहे ऐसे लॉज बना सकते हैं महिलाओं के और बच्चों के अधिकार का प्रोटेक्शन करने के लिए। फिर आर्टिकल 39 है जिसमें इक्वल पे और अपॉर्चुनिटीज़ की बात है कि दोनों पुरुष और महिलाओं को इक्वल पे मिलना चाहिए। बच्चों का प्रोटेक्शन, महिलाओं का प्रोटेक्शन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं।
लेकिन कोर्ट में जब ये केस, डिवोर्स के केस जो हैं, अब बहुत ज़्यादा भी होने लगे हैं डिवोर्स के केसेस, तो ये जब केस जाते हैं तब लंबे टाइम तक इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं मिलता है और एक लंबे टाइम तक ये केस जो है वो चलता ही रहता है। और ख़ास करके जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट था, जो 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 किसी और के ऊपर निर्भर था, यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं हैं, तो महिलाएं जो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो अब ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाती हैं कि उन बहुत मजबूरी हो जाती है। बच्चा जो है वो माँ के बिना नहीं रह पाएगा, तो बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर से क्योंकि झगड़ा होकर दोनों डिवोर्स ले रहे हैं या फिर कोर्ट तक पहुँचे हैं, तो ऑफ कोर्स जो लड़के वाले हैं वो भी टाइम पैसे नहीं देंगे, कोई सपोर्ट नहीं देंगे, तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन एक महिला की हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस अनाउंस की है, अपना एक जजमेंट 67 पेज वाला एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसमें गाइडलाइंस दी है। और गाइडलाइंस में ये बताया है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई महिला जो है वो केस फाइल करती है, मेंटेनेंस का जो एक अपील फाइल होती है जब भी, या फिर केस फाइल होता है, तो उसी दिन से मेंटेनेंस जो है वो कैलकुलेट होना चाहिए। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 में किसी महिला ने ये डिवोर्स को लेकर या फिर मेंटेनेंस को लेकर, जब भी डिवोर्स को लेकर अगर एंटाइटलमेंट की डिमांड की है, तो आज तक होता ये था कि जब मीन्स ऑफ कोर्स वकील जो हैं वो ट्राई करते हैं कि इतने समय से ये लड़की महिला जो है वो इतने समय से बच्चे का ख्याल रख रही है, इतना कर्ज हो गया उसके ऊपर, इतने पैसे पे करने हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कई बार कोर्ट्स दे देती हैं, कई बार कोर्ट्स जो हैं वो डिसीजन जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, द कोर्ट रूल्ड दैट एन अबैंडन्ड वाइफ एंड children will be entitled to maintenance from the date she applies for it in a court of law। जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करेगी वो महिला अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, तो उसी पर्टिकुलर दिन से ये मेंटेनेंस जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि कुछ और ये 67 पेज की जो एक जो जजमेंट है इसमें ये भी बताया है कि फैमिली कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट्स, लोअर कोर्ट्स को एलिमोनी के केसेस में ये देखना पड़ेगा कि एक महिला की और एक बच्चे की रीजनेबल नीड्स क्या हैं। फिर 2000, 1000, इतने 1500 रुपये पर मंथ ये एलिमोनी दी जाती हैं, तो इससे कौन सर्वाइव कर पाएगा। तो ये रीजनेबल नीड्स देखी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उस महिला का कोई सोर्स ऑफ इनकम है, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, क्या वो जॉब, प्रोफेशन या फिर बिजनेस, व्हाटएवर, क्या कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है उनकी, है तो फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाएगा। मैट्रिमोनियल लिटिगेशन, यानी कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अब पहले के रेशियो में अब ज़्यादा केसेस डिवोर्स के फाइल किए जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको, आप सब जानते हैं कि केसेस जो हैं वो एक उसके ऊपर धूल, फाइल के ऊपर धूल जम जाती है, तब तक ये डिले या फिर तारीख पे तारीख होती रहती है। लेकिन आई होप कि इस गाइडलाइन से एक बदलाव हमें देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, न्यू डॉन, ये अमेरिका के साथ जुड़ी हुई बात है। अब जो बाइडन जो हैं, ऐसा लग रहा है कि जो बाइडन जो हैं वो ईजिली जीत जाएंगे, क्योंकि जो रिपब्लिकन, यानी कि जहाँ पर मिस्टर ट्रंप का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जैसे कि जॉर्जिया हैं, पेंसिल्वेनिया है, तो इन सारे राज्यों में भी जो बाइडन जो है वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और 270 वोट्स जो हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, वो उनको जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नेवाडा, एरिज़ोना, ये सारी जगह से मिल जाएंगे। और होपफुली बहुत ही जल्द इसके रिज़ल्ट के बारे में भी हमें पता चल जाएगी। अब मिस्टर ट्रंप ने ये बताया है कि वो, मिस्टर ट्रंप के जो कैंपेनर्स हैं, उनकी पार्टी है या फिर उनका जो ग्रुप है, उसने बताया है कि हम तो केस फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये मेल इन वोट्स को हम नहीं गिनेंगे। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट मेल इन वोट्स के कोविड-19 की वजह से ज़्यादा लोग, लगभग 40% जितने वोटर्स जो हैं उन्होंने मेल इन वोटिंग किया, और ओवरऑल जो टर्नआउट है वो 68% रहा। इन द सेंस कि 68% जो एलिजिबल वोटर्स थे उन्होंने वोट किया, तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड साइन। अब जो भी, लेट्स से कि अगर जिस प्रकार से चीज़ें अब लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जो बाइडन जो है वही प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको किन किन चीज़ों के ऊपर एज क्विकली एज पॉसिबल काम करना होगा। सबसे पहले तो हेल्थ केयर के ऊपर,
राइट। सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर, जॉब्स और इकोनॉमी को फिर से अपने पैरों पर ले जाना, और बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन हुआ तो इकोनॉमी भी माइनस में गई है। इससे भी इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है जो यूएसए के लिए, वो है कि वहाँ पर जो एक दो डिवीज़न हो चुका है, एक ऐसा यूएसए जो लिबरल है, एक ऐसा यूएसए जो बहुत ही रिजिड है, कंजर्वेटिव है, कि इमिग्रेंट्स बाहर से नहीं आने चाहिए, बाहर के लोग आकर हमारी जॉब्स ले जाते हैं, गोरे काले के बीच में फिर भेदभाव, ये सारी चीज़ें। और कुछ अमेरिकन्स अब ऐसे हैं जो मानते हैं कि वी आर ऑल वन, डाइवर्सिटी जो है ये एक अच्छी बात है, एंड थिंग्स लाइक दैट और ग्लोबलाइजेशन, मिस्टर ट्रंप के आने से उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म और ये सारी चीज़ें की, और बहुत सारे ऐसे दूसरे देश हैं जिन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को फॉलो किया, जो ग्लोबलाइजेशन के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि अब तो मिस्टर ट्रंप, मुझे ऐसा लग रहा है राइट, कि मिस्टर ट्रंप जो हैं उनकी हार अब हो ही चुकी है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। बाइडन जीत चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा उनको इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यही यूएसए की ताकत है। यूएसए में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहाँ का हो। अगर उनके आप ग्रैंडफादर के टाइम पर जाएंगे तो आपको देखेंगे कि आयरलैंड से, फिर यूके से, इटालियन हैं, राइट, ये सारे अलग अलग देशों के लोगों ने वहाँ पर जाकर सेटलमेंट किया, और फिर धीरे धीरे, और आज आप देखेंगे दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा वहाँ का व्यक्ति जो है वो यूएसए में ना हो, राइट। तो यूएसए की ताकत यही है कि बेस्ट जो ब्रेन्स है, बेस्ट लोग जो हैं वो यूएसए अट्रैक्ट कर लेता है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो सारे लोग जो हैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये यूएसए की ताकत है। ओके, कोविड-19 की बात करें तो देखिए 10 मिलियन केसेस, 1 करोड़ केसेस, और उसमें से 2,30,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो यूएसए जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। और लेट्स होप के नए प्रेसिडेंट जो हैं ये मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, इन सारी चीज़ों को, लॉकडाउन तो आई एम नॉट श्योर के करेंगे, लेकिन एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जो है वो तो प्रमोट करेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें लेट्स होप के नए प्रेसिडेंट करेंगे। फिर डियर फ्रेंड्स, दैट्स एवरीथिंग ऑन फ्रॉम माय साइड। ये कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप इसको ज़रूर पढ़ लें, राइट। एंड वन मोर, ये जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं, वो 2 दिनों की यात्रा पर मालदीव्स जाने वाले हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग। तो आई विल सी यू विथ इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस लेक्चर, उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। कल संडे है तो कल लेक्चर्स नहीं होते हैं, अब आपके साथ मुलाकात होगी डायरेक्टली मंडे को। तब तक के लिए एन्जॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।